हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है ज्ञान जीएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आप सभी लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि हमने ज्योग्राफी उत्तर प्रदेश के जितने भी प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछे गए हैं आज तक 2011 से लेकर 2022 तक उन सभी को समाप्त कर लिया है। तो आज हम फिर से एक नए प्रोग्राम के तहत स्टार्टिंग करेंगे, नए सिनेरियो की स्टार्टिंग करेंगे आपके लिए। और आज का प्रोग्राम है आपके साथ एनवायरमेंट। तो आज चर्चा करेंगे एनवायरमेंट की। ठीक है। तो आज की चर्चा जो होगी वो पर्यावरण से संबंधित होगी। 3 से 4 वीडियो में जितना भी हमारा पर्यावरण का प्रश्न अभी तक 2011 से लेके 2022 के अंतर्गत पूछा गया होगा, उन सभी प्रश्नों को समाप्त कर लेंगे एक अच्छे तरीके से। तो आज की क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट क्या रहने वाला है, कैसे आज की क्लास को करेंगे, इसके लिए आपको बता दें कि इन्वायरमेंट को हम चैप्टर वाइज भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों की, जिससे आपको पता चल जाए कि आपके जो भी प्रश्न हैं वो किस प्रकार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज चलते हैं और नया सिनेरियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कई सारे एग्जामों में आज तक पूछा गया होगा। और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आरओ का पेपर, आरओ का एग्जाम पूरी तरह से जाना जाता है, यानी कि ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया, चाहे वो ज्योग्राफी हो गई या वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया, उन सभी के बारे में मैंने आपको एक बात तो बताई है कि जो भी हमारे प्रश्न हैं यहाँ से, जो भी हमारे प्रश्न यहाँ से बनते हैं, वो आपको बता दें कि ये इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इनमें से हमें एक भी पता है तो हम इसको ठीक तरीके से, एक अच्छे तरीके से इसको कर सकते हैं प्रश्नों को। ठीक है, अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, यानी कि इसके आंसर की बात करेंगे तो क्या होगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं, भारतवर्ष में अधिनियमों के नाम हैं और उनके वर्ष हैं, और आपको ऑप्शन मान लीजिएगा, हमें इसमें से एक ही पता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पता है हमको। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका 1986 के तहत होता है। कब होता है? 1986। तो देखिएगा कि बी वाले की अगर बात करेंगे तो बी वाले का सेकंड सही होगा। तो देखिएगा, बी वाले का सेकंड सही है, तो मैं कह सकता हूं इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन डी होगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा, एकदम ठीक होगा। वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात करेंगे तो 1980, ये भी बिल्कुल सेम टू सेम सामने है। वायु प्रदूषण की बात करेंगे तो 1981, ये भी ठीक है। और जल प्रदूषण अधिनियम की बात करेंगे तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है, 1974। तो और भी हमारे कई सारे पर्यावरण से संबंधित क्या होते हैं, अधिनियम होते हैं। जैसे देखिएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। ठीक है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। इसी के साथ में एक प्रोजेक्ट टाइगर, यानी कि टाइगर परियोजना आई थी, प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था। कब आया था? 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर। और अगर बात करें तो हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट, हिम तेंदुआ जो कि पर्यावरण से संबंध रखता है, 2009 में आया। जैव विविधता, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जैव विविधता अधिनियम की बात करेंगे, ये भी आपके आया था 2002 में। ठीक है। वन तो हमने देख लिया, पर्यावरण भी हमने यहाँ से देख लिया, प्रोजेक्ट टाइगर देख लिया। देख लेते हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था। पिछली बार ये पूछा गया था, नेक्स्ट ईयर ये पूछा जा सकता है आपसे, तो इस पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये तो प्रश्न आपसे पूछा ही गया है, पूछा ही जाएगा एग्जाम में आराम से, आगे भी। और अगर बात इसमें करेंगे कि जैसे वन है, तो वन आप दिवस भी याद कर लीजिएगा। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब बनाते? तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हम बनाते हैं 21 मार्च को। कब बनाते हैं? 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस बनाते हैं। पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? तो 5 जून को हम पर्यावरण दिवस बनाते हैं। ठीक है। और आपका अगर जल दिवस की बात करेंगे तो देखिएगा, विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस आप कब बनाते हैं? तो विश्व जल दिवस आपका 22 मार्च को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 22 मार्च को। इसी के साथ में एक कंफ्यूजन है कि भाई पृथ्वी दिवस फिर कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को बनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब बनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को बनाते हैं।
ठीक है। और भी देखिएगा कंफ्यूजन आपके बहुत सारे बनते हैं कि अगर बात करें तो जैव विविधता दिवस कब बनाते हैं, तो 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। और अगर बात करेंगे कि जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है यानी कि टाइगर दिवस कब बनाते हैं, तो 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई को टाइगर दिवस। ये देखिएगा मैंने आपको 5 बताए हैं, 5 जो हैं वो आपके एक तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, या मुझे उम्मीद है कि इस बार जो पूछा जाएगा इन सभी को पूछा जाएगा कि मैचिंग कीजिए, यानी कि मैचिंग कीजिए। एनवायरमेंट से सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि भाई मिलान कीजिए इनका। तो देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस आपका 21 मार्च को, विश्व जल दिवस 22 मार्च को, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता 22 मई को, और प्रोजेक्ट टाइगर आपके 29 जुलाई को बनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं, तो 29 जुलाई को प्रोजेक्ट टाइगर भी आपका बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका देखते हैं कि नदी का जल प्रदूषक मापा जाता है। नहीं, किसी नदी का अगर हमें जल प्रदूषण मापना होता है तो हम किससे मापते हैं, उसमें क्या बोला रहता है जिसके कारण हम मापते हैं, तो जल प्रदूषण मापने के लिए एक किससे मापा जाता है, बीओडी से मापा जाता है। तो बीओडी से मापा जाता है। अगर हम कहें तो क्या कहें, बायोकेमिकल बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड डिमांड ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसी के द्वारा मापा जाता है। और किसी जल का घनत्व की अगर बात करेंगे, जल का घनत्व, तो जल का जो घनत्व होता है वो किससे मापा जाता है, तो जल के घनत्व की बात करेंगे हाइड्रोलॉजी, यानी कि हाइड्रोमीटर से मापा जाता है जल का घनत्व। जल का घनत्व किससे मापा जाता है, हाइड्रोमीटर से। यानी किसी नदी में कोई जल बह रहा है तो उसका मापन हम करेंगे बीओडी से, और उसके लिए एक मीटर का प्रयोग करेंगे जिससे हम कहते हैं हाइड्रोमीटर, यानी कि डेंसिटी ऑफ जल। घनत्व को क्या बोलते हैं, हम डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर किससे मापते हैं, हाइड्रोमीटर से हम मापते हैं। तो नदी का जो जल प्रदूषण होता है उसको मापा किससे आता है, तो देखिएगा इसमें सब ऑप्शन सेम है, क्लोरीन, ओजोन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो क्या आंसर होगा आपके, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा के लिए एक मीटर प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं बीओडी। कौन सा होता है, बीओडी। यही तो हमने पढ़ा, क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसकी फुल फॉर्म होती है, इसी के द्वारा हम मापते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा क्या करते हैं, तो इसी के द्वारा हम मापते हैं यहाँ से। तो देखिएगा क्लोरीन हो गई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन की खोज की बात करेंगे किसने करी है, तो जोसेफ प्रेस्टले ने। जोसेफ प्रेस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, किसकी खोज करी थी, O2 की। ओके, आपको एनवायरनमेंट से एक बेहतरीन सा क्वेश्चन बनाते हैं, ये देखिएगा, ये तो आप सीख लिए गए। इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, डी। डी इसका राइट आंसर होगा, जल में घुलित ऑक्सीजन की। अब अगर ऑक्सीजन का पॉइंट आ गया है तो हमारे पास में एक वायुमंडल होता है। हमारे पास में क्या होता है, वायुमंडल होता है। वायुमंडल के बाद अगर बात करेंगे तो हमारे पास में क्या है, ब्रह्मांड भी है। ठीक है, हमारे पास में ब्रह्मांड भी है। और ब्रह्मांड की नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हमारे पास में पृथ्वी भी है। क्या होता है, पृथ्वी भी है। ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है आपके। इसको हम बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, तो इसको हम वातावरण भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम वातावरण भी बोल सकते हैं, यानी कि अंग्रेजी में बोले तो एटमॉस्फियर। अब ऐसा ना हो कि अगर पेपर में कभी प्रश्न आ जाए आपके, तो आपसे पूछा जाए कि भाई एटमॉस्फेयर की जगह वातावरण दे दिया जाए, तो क्या नहीं कर पाएंगे। प्रश्न बनता है कि वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो कौन सी गैस पाई जाती है, सभी को पता है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है, यानी कि 78%। उसके बाद कौन सी गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन, 21%। ठीक है, ऑक्सीजन पाई जाती है 21%। ध्यान रखिएगा, ये बात रही वायुमंडल की। अगर वही प्रश्न पूछे लेता है कि आपके ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बताइएगा। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे कहते हैं हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो होती है वो ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, याद रखिएगा इसको।
और वही अगर पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसे कहते हैं ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के बाद कहें तो सिलिकॉन। ठीक है, तो क्या होता है आपका सिलिकॉन होता है। तो सिलिकॉन यहाँ पे 26%, और ऑक्सीजन की अगर बात करेंगे 46.6%। जैसा भी प्रश्न आपके पेपर में आता है वैसा आप इस प्रश्न को सॉल्व कर देंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। ठीक है, हाइड्रोजन की बात करें किसने खोजा, तो हेनरी कैवेंडिश ने खोजा हाइड्रोजन को। हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था हाइड्रोजन को। और ऑक्सीजन को अभी हमने बताया जोसेफ प्रेस्टले ने खोजा था। किसने खोजा था, जोसेफ प्रेस्टले ने। ठीक है, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन, पृथ्वी पर ऑक्सीजन और वायुमंडल में नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में आपके पाई जाती हैं। ठीक है, इस तरह हमने ये भी प्रश्न आपका कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न है आपके पास। ठीक है, प्रश्न नंबर आपका थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड हमसे क्या कहता है कि भाई धूपगढ़ चोटी निम्नलिखित में से किस उद्यानों में स्थित है। तो धूपगढ़ जो चोटी है वो निम्नलिखित में से किस उद्यानों में स्थित है। ठीक है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य कान्हा, बांधवगढ़ या राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, तो आप एक बात बताइएगा, ये तो कर दीजिएगा। ठीक है, सतपुड़ा की बात करेंगे उससे पहले बात कर लेते हैं धूपगढ़। तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी। पहला पॉइंट तो यही है, सबसे सर्वोच्च चोटी। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की सबसे सर्वोच्च चोटी है और किस के अंतर्गत पड़ती है, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है आपकी। क्लियर हो गया, तो किसके अंतर्गत आती है, आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आती है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 1352 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो धूपगढ़ की जो ऊंचाई है आपके वो कितनी है आपकी, 1352 pm क्या है इसकी ऊंचाई है। राइट, तो 1352 इसकी क्या ऊंचाई है, और धूपगढ़ जो है वो आपके सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में स्थित है। अगर कान्हा की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कौन सा है, आपका कान्हा नेशनल पार्क है, जो आपकी एक नदी है बंजर। ठीक है, प्रश्न अगर पूछा जाता है कान्हा नेशनल पार्क किस नदी के किनारे है, एमपीपीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है, तो किसके किनारे है, आपके बंजर नदी के किनारे है। कौन सा, आपका कान्हा नेशनल पार्क। तो मध्य प्रदेश का पहला नेशनल पार्क कान्हा नेशनल पार्क है। सबसे अधिक आपके अगर बात करी जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भारत में कहां पर है, तो सबसे ज्यादा आपके नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है। और वहीं अगर प्रश्न को घुमा दिया जाए कि सबसे ज्यादा आपके वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। और अगर ओवरऑल बात करें नेशनल पार्क सबसे ज्यादा कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क है। सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क आपके वहीं पर है। ठीक है, तो कान्हा नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो ये कहां पर है, आपके बंजर नदी पर है। मध्य प्रदेश का सबसे पहला नेशनल पार्क है। और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर आपकी धूपगढ़ चोटी है, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटियों में से एक नहीं, आपकी सबसे ऊंची चोटी है। ऊंचाई आपको पता ही है 1352 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कितनी ऊंचाई है, तो 1352 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा परितंत्र का सही क्रम है। परितंत्र जो पार्ट होता है वो होता है जैव विविधता का। किसका पार्ट होता है, आपके जैव विविधता का पार्ट होता है। ठीक है, तो जैव विविधता का पार्ट होता है आपके क्या, परितंत्र। तो जैव विविधता का जनक जो हम कहते हैं किसे कहते हैं, एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता का जनक कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि बायोडाइवर्सिटी डे जो है वो कब बनाते, 22 मई को बनाते। तो आपका जो पार्ट होता है परितंत्र, जो पार्ट होता है वो किसका पार्ट होता है आपका, ठीक है, जैव विविधता का पार्ट होता है। तो जैव विविधता के आपके 3 पार्ट होते हैं। पहला अगर बात करें तो आनुवंशिक परितंत्र, आनुवंशिक होती है। दूसरा प्रजातीय होती है। और तीसरा क्या होता है, आपका पारितंत्र होता है। ठीक है, 3 पार्टों से गुजरती है आपकी जैव विविधता। और जैव विविधता की अगर बात करेंगे सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो उष्ण कटिबंधीय
सदाबहार वनों में सबसे ज्यादा पाई जाती है, सदाबहार वनों में सबसे ज्यादा पाई जाएगी आपकी जैव विविधता। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में सबसे ज्यादा आपकी जैव विविधता पाई जाएगी। तो पूछा है कि भाई उष्णकटिबंधीय की श्रेणी में कौन सा आता है, तो देखिएगा मैंग्रोव सागर होगा, घास का मैदान होगा, झील होगी, ऑप्शन देखिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपके पृथ्वी पर अगर सबसे बड़ा कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है वो कौन है आपके, महासागर। सागर बोले या महासागर बोले, तो पृथ्वी पर सबसे बड़ा वो पारिस्थितिकी तंत्र है उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं महासागर। तो देखिएगा कि सबसे पहले क्या होगा, सागर होगा, फिर घास के मैदान होंगे, फिर किस में होगी, झीलों में होगी। ठीक है, सागर होगा, घास के मैदान होंगे, फिर किस में होगी, आपकी झीलों में होगी। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। ये मैंने आपको कई बार पढ़ा चुका हूं मैं आपको, तो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो पहले तो हम ये बात करें कि जो नेपाल है हमारा, वो 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, इसके साथ, भारत के साथ। तो भारत के 17 राज्य 7 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। 17 राज्य कितने देशों की सीमा को स्पर्श करेंगे, तो 7 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। और 17 राज्यों में अगर बात करेंगे, तो पहला जो हमारा राज्य है, यानी कि किससे स्पर्श करेगा, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश से स्पर्श करता है। उत्तराखंड, उत्तराखंड को स्पर्श करेगा, सिक्किम को स्पर्श करेगा, पश्चिम बंगाल, और अगर बात करें तो बिहार। ठीक है, इतने राज्यों को स्पर्श करेगा। ट्रिक है उत्तर उत्तर बस पिंचरवा, उत्तर उत्तर बस पिंचरवा, उत्तर उत्तर बस पिंचरवा, इसकी ट्रिक है याद करने की। अगर मैं बात करूं कि आपके 7 जिले लगते हैं, कितने जिले लगते हैं, 7 जिले लगते हैं। तो भी 7 जिले उत्तर प्रदेश के जो लगते हैं वो आपके 579 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। ठीक है, कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं, तो इतने किलोमीटर की आपकी सीमा बनाते हैं। तो वो 7 जिले कौन से हैं, सबसे पहले आपकी पीलीभीत सीमा लगती है। ठीक है, पीलीभीत के बाद चलेंगे तो लखीमपुर खीरी, देखिएगा लखीमपुर खीरी है इसमें। महाराजगंज से सीमा लगेगी, सिद्धार्थनगर, बहराइच से सीमा लगेगी, बाराबंकी से नहीं लगेगी, किससे लगेगी, बहराइच से लगेगी। बहराइच के बाद सीमा लगती है बलरामपुर से, सीमा लगती है श्रावस्ती से। कितने हो गए आपके, 7 हो गए। लखीमपुर से सीमा लगी, कहाँ से नहीं लगी, कुशीनगर से नहीं लगी, कुशीनारा या कुशीनगर से सीमा नहीं लगी। ठीक है, तो इस तरह हमने देख लिया कि हमारा आंसर क्या होगा, सी। ये प्रश्न पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है अभी तक की। उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित भारतीय अधिवेशन के संदर्भ में सूची ए को सूची 2 के सुमेलित कीजिए और नीचे के कूटों का प्रयोग कीजिए। यानी कि ये उत्तर प्रदेश के ही स्थान हैं, और उत्तर प्रदेश के स्थानों में कौन से सम्मेलन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करेंगे तो आईएनसी की जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को तेजपाल गोकुलदास, तेजपाल गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय में हुई थी। सभी को पता है कहां पर हुई थी, विश्वविद्यालय में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे, किसे बनाया गया संस्थापक, संस्थापक बनाया एओ ह्यूम को। ठीक है, संस्थापक किसे बनाया गया, एओ ह्यूम को संस्थापक बनाया गया। और पहले अध्यक्ष की अगर बात करेंगे, पहले अध्यक्ष कौन बने, तो पहले अध्यक्ष बने थे व्यामेश चंद्र बैनर्जी, जिन्हें हम शॉर्टकट में बोलते हैं WC बैनर्जी। और सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष कौन बना, ठीक है, सबसे अधिक बार जो अध्यक्ष बने उन्हें हम कहते हैं दादा भाई नौरोजी, जिन्हें ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, उनको सबसे ज्यादा बार मानते हैं हम। तो WC बैनर्जी आपके कौन है, पहले अध्यक्ष हैं। ठीक है, तो इसके कई सारे सम्मेलन हुए, और कई सारे सम्मेलन हुए।
जिसमें कहा गया कि भाई बताइएगा मेरठ में कब हुआ। मेरठ में हुआ था 1946 में। तो मेरठ देखिएगा उत्तर प्रदेश में, यानी कि पहले का थर्ड है, तो देखिएगा ए ऑप्शन तो कट गया और ए ऑप्शन भी कट गया आपके। तो मेरठ में जब अध्यक्षता करी थी, किसने करी थी? जेबी कृपलानी ने। किसने अध्यक्षता करी थी? जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद कानपुर की बात करेंगे तो 1925 कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ। अध्यक्षता किसने करी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन? सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू ने की थी यहाँ पर। तो देखिएगा सेकंड का बी, यानी कि सेकंड का फोर्थ होगा। तो सेकंड का फोर्थ आपका कौन सा होगा? यानी कि ए वाला आंसर ठीक होगा हमारा। ठीक है, अब देखिएगा अगर लखनऊ की बात करेंगे तो लखनऊ में 1916 में मजूमदार ने अध्यक्षता की थी। और बनारस में 1905 में हुआ था। किसने अध्यक्षता की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक, तो लिख सकते हैं कि 1916 में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मजूमदार ने की थी। ठीक है, 1905 में जो अधिवेशन हुआ था बनारस में, उसकी अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। इन्होंने 1905 में एक सोसाइटी भी बनाई थी। उस सोसाइटी को क्या कहते हैं? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया भी उसे कहते हैं। 1905 में इन्होंने स्थापित की थी, उसको पुणे में स्थापित किए थे। अब 1925 की बात करेंगे तो 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, वो भी भारतीय, सरोजिनी नायडू, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष चुनी गई। और 1946 में अध्यक्ष जो हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अब देख लीजिएगा उस समय अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। ओके, तो इस तरह हमने जो देखे ना यहाँ से प्रश्न, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी स्थल जो है ना, ये आपके उत्तर प्रदेश के हैं। कहाँ के हैं वो सब स्थल? तो सभी के सभी स्थल उत्तर प्रदेश के हैं। तो उत्तर प्रदेश में आपके सम्मेलन हुए थे। और यहाँ पर आप नोट करिएगा कि कौन सा अध्यक्ष कौन से टाइम पर रहा। जैसे सरोजिनी नायडू भी रही थी अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछा जाता है तो एनी बेसेंट। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष पूछा जाता है तो कौन है? आपकी सरोजिनी नायडू है। ठीक है, उसी प्रकार ह्यूम इसके संस्थापक थे। पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे, जिन्हें हम कहते हैं व्यामेश चंद्र बनर्जी। और सर्वाधिक सबसे अधिक बार जो अध्यक्षता करी, दादा भाई नौरोजी ने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन की अध्यक्षता करी। अब प्रश्न अगर पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो ऐसे भी हमारा प्रश्न बन जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? तो किस वर्ष प्रयागराज पर क्यों अधिकार कर लिया था? तो प्रयागराज अंग्रेज जो आए थे 1792 के करीब, 92-93 के करीब आए थे। तो 92-93 तो नहीं होगा, लेकिन पूरी तरह से जो अधिकार कर लिए वो 1797 ईस्वी में पूरी तरह से अधिकार कर लिए। इस पे प्रयागराज। अब प्रयागराज अब बन गया, पहले क्या था आपका? इलाहाबाद था। अब प्रयागराज बन गया। तो लेटेस्ट प्रश्न मैंने आपके लिए बना दिया। ठीक है, याद रखिएगा प्रयागराज। प्रयाग स्तंभ आता है। अगर हिस्ट्री के क्वेश्चन की बात करें तो प्रश्न आता है कि प्रयाग स्तंभ लेख किसने लिखा? प्रयाग स्तंभ लेख किसने लिखा? तो आप सभी को पता है कि प्रयाग जो स्तंभ लेख है वो किसने लिखा है? तो हरिसेन ने लिखा है। किसने लिखा है? हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। हरिसेन जो थे वो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। ओके, अब आप एक बात बता सकते हो कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते थे। भारत का नेपोलियन कहते थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा किसने? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन जो कहा था वो विसेंट स्मिथ ने कहा था। विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। याद रखिएगा, ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। ये आपको हिस्ट्री का प्रश्न लग रहा होगा, लेकिन एनवायरनमेंट से कहीं ना कहीं संबंध रखता है, इसलिए एनवायरनमेंट के थ्रू पूछा गया था आपके पेपर में। ठीक है, ये देखिएगा उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी है जो प्रवाहित नहीं होती है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की कौन सी ऐसी नदी है जो उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती है? सोन नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, बिल्कुल।
हिंडन नदी बहती है आपके कौन कौन सा है, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, ये सब हिंडन नदी के किनारे हैं। गौतम बुद्ध नगर। और सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसे कहते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपका ये भी कहाँ पर है, हिंडन नदी के किनारे है। और यहाँ से कपास के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी आपके हिंडन रिवर के किनारे है। कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, कपास के साक्ष्य मिले। गंडक आपके जो बहती है ये आपके नेपाल व बिहार के अंतर्गत बहती है। नेपाल व बिहार के अंतर्गत बहती है, तो सिंपल सी बात है यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि पूछा गया उत्तर प्रदेश में नहीं बहती। शारदा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। सबसे बड़ी नहर है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है आपकी शारदा नहर। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर के अंतर्गत आती है आपकी शारदा रिवर। ठीक है, तो शारदा रिवर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नहर है। अब प्रश्न है हमारा नेक्स्ट। अगला प्रश्न क्या है कि भाई देखिएगा, जल विहार का मेला कहाँ लगता है, यानी कि उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल हैं और उनका समझौता करना है आप लोगों को। तो ऐतिहासिक स्थलों का समझौता जो है वो हम कैसे करेंगे ये आपको बताना है। ठीक है, तो ऐतिहासिक स्थलों का समझौता करिएगा कि कैसे कर पाएंगे ऐतिहासिक स्थलों का समझौता। ठीक है, मेले हैं आपके। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगता है, बिल्कुल। जल विहार का मेला बुंदेलखंड में लगेगा, तो बुंदेलखंड में आपके कई सारे जिले आते हैं, जैसे जालौन हो गया आपका, ठीक है, हमीरपुर आ गया, बांदा, ये सब जिले जो आते हैं वो आपके बुंदेलखंड के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए कि बटेश्वर का मेला पूर्वांचल में लगता है, तो बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि पूर्वांचल आपके, सॉरी पूर्वांचल नहीं, पश्चिमांचल यानी कि आगरा साइड में लगता है। बलदेव छठ पूजा का मेला पूर्वांचल में लगता है। सुमेलित नहीं है पूछा है, तो भाई देखिएगा ब्रजभूमि में लगता है। कहाँ लगता है, ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि कहाँ पर है, सभी को पता, मथुरा में, तो यही हमारा आंसर होगा। शुक्रताल का मेला मुजफ्फरनगर में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। शुक्रताल का मेला कहाँ लगता है, मुजफ्फरनगर में लगता है, बिल्कुल एकदम राइट आंसर है हमारा। ठीक है, शुक्रताल का मेला कहाँ लगेगा, मुजफ्फरनगर में लगेगा। एकदम क्लियर हमारा आंसर बनता है यहाँ से। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कानपुर उत्तर प्रदेश के, ठीक है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर, कौन सा मंदिर, ठीक है, भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में कौन से कथन सही है। इस मंदिर का निर्माण 5वीं से शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ। ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि इसका निर्माण जो हुआ है वो 5वीं और 6ठी शताब्दी में गुप्त काल में हुआ था। तो प्रश्न ये भी बना सकता था या मौर्य काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था, तो किस काल में हुआ था, गुप्त काल में हुआ था। तो पहला पॉइंट तो सही है। ईंटों से निर्मित है भारत का सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, तो बिल्कुल अगर आपने इसको देखा होगा तो ईंटों से ही निर्मित किया गया है, यानी कि ऑप्शन जो होगा वो 1 और 2 दोनों होंगे। कानपुर की बात करेंगे तो कानपुर आपके गंगा नदी के किनारे है, और गंगा जो है वो आपके उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है, तो गंगा नदी जो है वो उत्तर प्रदेश के आपके 28 जिलों में बहती है। उत्तर प्रदेश में आपके बिजनौर से प्रवेश करती है गंगा नदी। कहाँ से प्रवेश करती है, बिजनौर से प्रवेश करती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू व मुस्लिम दोनों आते हैं। मैंने आपको उत्तर प्रदेश बारे में भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था सीरीज में, और इसमें भी हम सॉल्व करेंगे, तो ज्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ इतना सा ही देखेंगे भाई। कहाँ पर, नौचंदी का मेला कहाँ लगता है, आपकी सहारनपुर साइड यानी कि मेरठ में लगता है। सहारनपुर, सहारनपुर और मेरठ से लगता है। ठीक है, आप देखिए वो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का एक शहर है सहारनपुर, जिससे उत्तराखंड, हरियाणा
और आपका हिमाचल प्रदेश तीनों सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश बनाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक शहर है आपका सहारनपुर, उससे आपका उत्तराखंड, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, तीन जो उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, वो सभी आपको इसके स्पर्श को समझाते हैं और सहारनपुर को दर्शाते हैं। मैंने आपको कल ही पढ़ाया था उत्तर प्रदेश की चैप्टर वाइज क्लास में, ठीक है, तो आप उसको भी देखिएगा। चैप्टर वाइज क्लास का सेगमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है। अरे निम्नलिखित में किस वर्ष उत्तर प्रदेश प्रायः संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंट से अलग करके आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया? यानी कि किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश जो है वो बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होकर कहां कर दिया गया? आगरा प्रेसिडेंट के अधीन कर दिया गया। तो बताइएगा कौन सा आंसर होगा? ठीक है, 1834। अधिनियम बना था 1833। 1834 में पूरी तरह से क्या कर दिया गया? इधर से उधर कर दिया गया। ठीक है, राज्यों में कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? आप सभी को पता है कि नलकूपों से सिंचाई सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो नलकूपों से सिंचाई जो सबसे ज्यादा होती है वो कहाँ होती है? आपके उत्तर प्रदेश में होती है। तो उत्तर प्रदेश में नलकूपों से सबसे ज्यादा सिंचाई होती है, सभी को पता है। अगर यहीं पर पूछा जाता है कि प्रादीपीय भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई किससे होती है? तो प्रादीपीय भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो किससे होती है? तालाबों से। ठीक है, तो प्रादीपीय भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई जो होती है वो किससे होती है? तालाबों से होती है। और अगर भारत में बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सिंचाई नलों से होती है, यानी नलकूपों से होती है, उसके बाद नहरों से होती है। ठीक है, ओके। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का कार्यबल में कितना है? उत्तर प्रदेश की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आप लोग बता सकते हो कितनी है? उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो आपके 1998 12 341। कितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश की? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अप्रोक्स अगर कह दें तो 20 करोड़ जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में। ये सिनेरियो है आपके 2011 का, यानी कि 2011 के अनुसार। तो उसमें से कितना ऐसा है, कितना ऐसा है, ठीक है, कितना ऐसा क्षेत्र है जो कुल जनसंख्या के कार्यबल में प्रतिशतता के रूप में है? तो कितना है आपका? 37.7%। कितना है आपका? 37.7% है। ओके, तो 37.7% है आपका। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अब भाई बताना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर हैं और आपके स्थान या उनके क्षेत्र हैं, तो कौन है जो सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही सुमेलित ना होने का कारण क्या है ये देखिएगा। ठीक है, बताइए क्या आंसर होगा इसका? ठीक है, ओके। तो देखिएगा, कोल की अगर बात करेंगे तो अलीगढ़ में है, बिल्कुल ठीक है। अभी हम इसको चैप्टर वाइज भी देखेंगे। महोत्सव नगर की बात करेंगे, महोबा में है। महोदय श्री आपके कहाँ पर है? कन्नौज में है। और जेजाब भुक्ति जो है वो आपके कौशाम्बी में नहीं है, ये आपके बुंदेलखंड में। कहाँ पर है? आपके बुंदेलखंड में। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहाँ पर है? आपके बुंदेलखंड में। तो ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा आपका? डी। डी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी। कह रहे हैं निम्नलिखित में से बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रश्न है कि बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, तो बनारस, आसफउद्दौला की अगर बात करेंगे तो आसफउद्दौला ने क्या करी थी? लखनऊ की स्थापना की थी। लखनऊ की स्थापना की थी आसफउद्दौला ने। ठीक है, तो याद रखिएगा, लखनऊ की स्थापना किसने की? आसफउद्दौला ने की थी। शुजाउद्दौला से भी संबंधित प्रश्न बनते हैं। और बनारस की दो संधि हुई थी, यानी कि बनारस की पहली संधि हुई थी
अगर प्रश्न पेपर में आता है तो वो इस प्रकार से भी आता है कि बनारस की दूसरी संधि को किस नाम से जानते हैं। तो बनारस की पहली संधि 1773 में हुई थी और दूसरी संधि बनारस की 1775 में हुई थी। तो प्रश्न हमारा ये भी बनता है कि बनारस की जो दूसरी संधि जो हुई थी उसे किस नाम से जानते हैं। तो उसे किस नाम से जानते हैं, उसे फैजाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। उसे फैजाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। कौन सी संधि कहते हैं हम उसे, तो उसे हम कहते हैं फैजाबाद की संधि, यानी कि फैजाबाद की संधि के नाम से उसको हम जानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न है कि बनारस विद्रोह जो था वो किसने करो, है ना। बात समझ में आ गई क्या आप लोगों को। बनारस विद्रोह का नेतृत्व जो था वो किसने किया था, तो किसने किया था, राजा चैत्र सिंह ने किया। ठीक है, किसने किया था, तो राजा चैत्र सिंह ने बनारस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके। बनारस की अगर बात करेंगे 1857 की क्रांति की, तो लियाकत अली, तो प्रमुख नेता कौन थे, लियाकत अली, जो कि 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो प्रमुख नेताओं में से एक थे लियाकत अली, जो 1857 की क्रांति। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं या प्रश्न पेपर में बनता है कि 1857 क्रांति के समय भारत में वायसराय कौन था, तो 1857 की जब क्रांति हुई तो भारत में वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो उस समय भारत में कौन वायसराय था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत में क्या था, वायसराय। ठीक है, नीचे दिए गए प्रश्न हैं और कारण को स्पष्ट करके बताना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। कारण देखिएगा कि कारण को यानी कथन को कारण से स्पष्ट किया गया है। ठीक है, कथन को कारण से स्पष्ट किया गया है। तो देखिएगा, पारिस्थितिकी के विविध आयाम या विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। मानव क्रियाओं से वातावरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो मानव क्रियाओं से वातावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। तो बताइएगा कि भाई क्या होगा। ठीक है, तो आपका देखिएगा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न एक अच्छे वे का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो हाईली लेवल के प्रश्न आपके आते हैं। इस तरह के प्रश्न आपका यूपीएससी के पेपर में भी पूछा सकता है, पीसीएस में, आरओ में तो आपका पूछा ही गया है। ये प्रश्न आपका यूपी पीसीएस, अगर यूपीएससी की बात करें तो उसमें एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ यूपीएससी में भी ये प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रश्न पे हमें टाइम बहुत ज़्यादा देना होता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इस प्रश्न का आंसर अगर आप लोग बता देंगे तो आप लोगों को मैं समझूंगा कि आप लोगों को इन्वायरमेंट का एक अच्छा सा टॉपिक आप पढ़े हुए हो, जिससे आपको बेहद इंपॉर्टेंट साबित होगा ये सेशन। ये सिनेरियो हमारा जो होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित आपके लिए होगा। तो आप बताइएगा कि जो हमारा ए पॉइंट बनता है ये कैसे बनते हैं। देखिएगा, जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपसे, ठीक है, जब कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भाई नहीं देखी लगेगा, क्या लगा है, नहीं लगा है, तो थोड़ा सा गौर करिएगा इस चीजों पे कि नहीं क्यों लगा है, क्या नहीं सही करने के लिए लगा है या नहीं जो है वो गलत करने के लिए लगा है। ठीक है, तो नहीं क्यों लगा है, तो प्रश्न तो हमें पता है कि प्रश्न जो हमारा है वो आपके पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है, पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जैव विविधता की बात करी जा रही होगी यहाँ पर। ठीक है, तो मानव क्रियाओं के वातावरण से प्रभावित होता है पारिस्थितिकी तंत्र, तो ये तो बात ठीक है कि मानव क्रियाओं के वातावरण से हमारा पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो प्रभावित होता है। और अगर बात करें पारिस्थितिकी तंत्र के विविध आयाम आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो भाई एक दूसरे पर क्या करते हैं, निर्भर करते हैं वो। ठीक है, नहीं नहीं, एक दूसरे पर आपके निर्भर करेंगे। ठीक है, तो एक दूसरे पर निर्भर जब वो करेंगे, ओके, तो इस तरह के प्रश्न पे नहीं जो काटते हैं ना, तो ये प्रश्न क्या हो जाएगा, गलत आपका हो जाएगा। ओके, जब ये गलत हो जाएगा तो इसका आंसर क्या होगा, इसका होगा ए सही नहीं है परंतु आर सही है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका बेहतरीन सा आंसर होगा। ठीक है, और यही हमें आंसर लगाना भी था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगर यहाँ पे लिखा होता कि भाई निर्भर करते हैं,
तो निर्भर तो करेंगे ना, नहीं लगा है इसलिए तो हमने गलत किया इस प्रश्न को, तो निर्भर तो करेंगे ना, तो नहीं। ऐसे क्वेश्चनों को आप करना एकदम सीख जाइएगा। नहीं है तो फोकस करिएगा, अगर हाँ है तो थोड़ा सा भले को फोकस ना करिएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं वाले प्रश्नों पर फोकस करना बहुत जरूरी है, इतना जरूरी है कि जितना जरूरी तुम्हारे लिए प्यार है। ठीक है, तो देखिएगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार यानी केबल पर कार चलेगी किस जनपद में प्रारंभ हुई? तो भाई केबल पर कार चला दी। अभी तक कहाँ चलती थी? रोड पर चलती थी। अब कहाँ चलेगी? केबल पर चलेगी। तो भाई कहाँ? पूर्वांचल में। तो पूर्वांचल में कौन लगेगा? ठीक है, मिर्जापुर में। ठीक है, तो पूर्वांचल में कहां पर? आपके मिर्जापुर में चलेगी। सिचु यानी कि सूची ए को सूची बी से सुमेलित करना है, तो भाई सुमेलित तो हम कर लेंगे, लेकिन इसमें अगर एक भी प्रश्न हमें पता है तो हम एक अच्छे वे में इसको सुमेलित कर लेंगे। तो देखिएगा, लोकगीत को गायन का अवसर दिया गया है, बिल्कुल। चैती एक मौसमी गीत है। कैसा गीत है आपका? एक मौसमी गीत है। तो चैती जो हमारा है वो कैसे गीत है आपका? मौसमी गीत। ठीक है, अब कजरी एक देखिएगा, पहले का फोर्थ हमारा होगा, तो ये तो वैसे निकल गया आपका। क्या इसको प्रश्न को बताने की जरूरत है? अगर कजरी की बात करें तो कजरी कहाँ होगा आपके? विवाह व मौसमी गीत होगा। रसिया की बात करेंगे तो क्या होगा? ब्रज का लोकगीत होगा। और सोहर की बात करेंगे तो एक संस्कारी गीत होगा, यानी कि संस्कार वाला गीत होगा। यानी कि ऑप्शन आपका पहले ही क्वेश्चन से क्या हो गया? स्पष्ट हो गया। अब पहले प्रश्न की अगर हमने बात कर ली तो पहला ही प्रश्न हमारा यहाँ पर आंसर को ठीक कर गया। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही सरल होंगे, इनसे सरल प्रश्न नहीं बन सकता आपके लिए। कह रहा है ब्लैक पॉटरी के लिए ज्योग्राफिकल इंडेक्शन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से संबंधित है। तो देखिएगा, जियोग्राफी इंडिकेशन की अगर बात करें, क्या बोलते हैं हिंदी में? जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? भौगोलिक सांकेतक। ठीक है, तो भौगोलिक सांकेतक जो होता है वो आपके अधिनियम, ठीक है, भौगोलिक सांकेतक अगर बात करेंगे तो अधिनियम 2000 सॉरी अधिनियम 1999 के तहत 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। तो 1999 में अधिनियम के अकॉर्डिंग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है आपका। तो 10 वर्षों के लिए इसमें सबसे पहले ये दिया गया था तो दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है, तो चाय को दिया गया था। चाय कहाँ की प्रसिद्ध थी? दार्जिलिंग की। ठीक है, तो चाय दार्जिलिंग कहाँ पर है आपके? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल की चाय बोले या दार्जिलिंग की चाय को बोले, तो उसी में दिया गया सबसे पहले। तो ये 10 साल के लिए एक उपलब्ध कराया जाता है। 10 साल के बाद में इसकी विशिष्ट जो उत्पादकता जो होती है उसको क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है। तो 10 साल के लिए दिया जाता है। तो ये देखिएगा, उत्तर प्रदेश में है ब्लैक पॉटरी, जो है वो कहाँ का है आपके? ठीक है, तो देखिएगा, नजीमाबाद भी लिखा है और निजामाबाद भी लिखा हुआ है, तो कहाँ का है आपका? निजामाबाद का है। ठीक है, दोनों ऑप्शन है, तो कृपया इसको ध्यान दीजिए कि कहाँ का होगा। तो ये निजामाबाद का आपका होगा, ना कि नजीमाबाद का। ओके, ठीक है, तो ये 10 सालों के लिए दिया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में चिकन पॉक्स को भी दिया गया। तो चिकन पॉक्स जो है ये कहाँ की चित्रकारी है? तो ये लखनऊ की चित्रकारी है, चिकन पॉप्स। तो उसको भी दिया गया था, चिकन पॉप्स को, और बहुत ही प्रसिद्ध है आपके लखनऊ में। ये प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित किए गए? करंट अफेयर से रिलेट था लेकिन इंपॉर्टेंट है। कहाँ आयोजित किए गए? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर की बात करेंगे तो कहाँ पर है आपकी? उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है। और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक हम कहते हैं महानदी को। ठीक है, तो उड़ीसा का शोक हम कहते हैं महानदी। याद रखिएगा, कोलकाता की बात करें किस नदी के किनारे है? हुगली रिवर। ठीक है, हुगली नदी के किनारे है आपका कोलकाता।
तो उड़ीसा को कहते हैं हम किसको, कोलकाता का, ठीक है। कोलकाता जो होती है वो आपका दामोदर यानी कि पश्चिम बंगाल जो होता है वो आपके दामोदर नदी का शोक कहलाता है। दामोदर नदी, पश्चिम बंगाल का शोक किसे कहते हैं, दामोदर नदी को। और उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं, महानदी को कहते हैं उड़ीसा का शोक। और कोलकाता जो है वो आपकी लेकिन है किस नदी के किनारे, हुगली नदी के किनारे है। दिल्ली जो हमारे पास में है, अब उसे पहले तो हम दिल्ली बोलते थे लेकिन अब हम एनसीआर दिल्ली बोलते हैं। तो दिल्ली से हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोलते हैं। ये भी इन्वायरमेंट से संबंधित ही रहेगा आपका प्रश्न कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो दिल्ली है उसको आज की डेट में हम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोलते हैं। तो किस संशोधन के द्वारा किया गया होगा ऐसा, 69 संविधान संशोधन 1991। तो 69 संविधान संशोधन 1991 के तहत नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली घोषित कर दिया गया है। और इसको लागू तो आप लोगों को पता है कि अधिनियम को, मैक्सिमम अधिनियम जो भी भारतीय संविधान में अभी तक किए गए हैं उनको 1 साल के बाद ही नियमित किया जाता है यानी कि पारित किया जाता है। तो 1992 से दिल्ली को हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली बोलते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या बोलते हैं, दिल्ली बोलते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है आपके एनवायरमेंट का और ये आपके पेपर में संविधान को भी अटैच करता हुआ, यानी कि जो आपका पर्यावरण का जो सेशन चलता है, जो सिनेरियो जो चल रहा है, इसमें आपको बता दें कि आपके सभी चैप्टर कॉमन होते हैं। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एनवायरमेंट बोलते हैं। चारों ओर का जो आवरण होता है उसको हम एनवायरमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न देखिए कितना लंबा चौड़ा है ना। उतना खतरनाक नहीं होगा जितना बड़ा होगा ये प्रश्न, उतना ही सरल होगा ये प्रश्न, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात करी जा रही है। तो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के बारे में बात की जा रही है और प्रश्न ये पूछा गया है कि भाई सही कौन सा है। ये देखिएगा सही कौन सा है। तो देखिएगा कि इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरातात्विक स्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम परिणाम मिले हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश में कृषि के प्राचीनतम परिमाण जो मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं, साक्ष्य बिल्कुल मिले हैं। कहां से मिला है, तो संत कबीर नगर, संत कबीर नगर से मिला है। तो कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं वो कहां से मिले हैं, संत कबीर नगर से। और संत कबीर नगर में कहां से मिले, लहोरा देव से मिले। तो आपके छोटे पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि जो लहोरा देव है वो आपके कहां पर है, तो वो आपके कहां पर है, तो वो आपके उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में है। उत्तर प्रदेश में कहां पर है, संत कबीर नगर में है। उसके बाद पूछा गया कि प्राचीनतम कृषि अन्न व जौ के धान, यानी कि अन्न जो मिला है वो जौ और धान से मिला है, यानी कि जौ और धान से मिला है। तो बिल्कुल ठीक बात है कि प्राचीनतम कृषि का जो साक्ष्य है वो आपके जौ व धान से मिला है। तो देखिएगा जौ से पहले गेहूं का भी साक्ष्य मिला है। तो गेहूं का जो साक्ष्य मिला है वो हमें कहां से मिला है, मेहरगढ़ से मिला है। और जो चावल का जो साक्ष्य है वो कहां से मिला हमको, वो कोल्डिहवा से मिला। चावल का साक्ष्य कहां से मिला, कोल्डिहवा से मिला। उसके बाद जौ की अगर बात करेंगे तो जौ का जो साक्ष्य है वो बनावली से मिला। लेकिन बनावली जो है वो आपके हरियाणा साइड में पड़ता है। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश की सीमा स्पर्श करती है। और हरियाणा से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला है जो स्पर्श करता है, तो उत्तर प्रदेश का हरियाणा के साथ जो जिला स्पर्श करता है वो है आपका सहारनपुर। तो सहारनपुर जिला जो है वो आपका स्पर्श करता है किसके साथ, हरियाणा के साथ। तो हम कह सकते हैं कि बनावली का कुछ हिस्सा, जौ का कुछ हिस्सा कहां पर मिला होगा, उत्तर प्रदेश में मिला होगा, कुछ ना कुछ हिस्सा आपके उत्तर प्रदेश में भी यहां से मिला होगा। तो हम कह सकते हैं कि हरियाणा जो है उसमें जौ का साक्ष्य मिला है, लेकिन कुछ ना कुछ पार्ट उसका उत्तर प्रदेश में भी रहा होगा। इसलिए प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, कृषि व जौ के मिलते हैं। तो एक कथन भी ठीक है, प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ना कुछ मिलता है। तो अगर उसके साइड को देखेंगे हम यहाँ से कि बनावली के साइड को अगर यहाँ से देखेंगे तो आंसर हमारा क्या होगा, ऑप्शन आपका, ठीक है, दोनों सही होंगे, एकदम एकदम दोनों आंसर क्या होंगे हमारे, ठीक होंगे। आपके हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न था लेकिन एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा अटैच करके ये प्रश्न आपको बनाया गया होगा। यानी कि गेहूं की बात करेंगे तो कहां से, जौ, गेहूं मेहरगढ़ से। जो आपका चावल है कोल्डिहवा, कोल्डिहवा की अगर बात करेंगे तो देखिएगा इलाहाबाद के अंतर्गत बेलन घाटी में, इलाहाबाद में बेलन घाटी के अंतर्गत आता है।
ठीक है, इलाहाबाद में किसके अंतर्गत आता है, बेलन घाटी के अंतर्गत आता है। और आपका जौ उत्तम किस्म का जौ मिला है, एक क्वालिटी का जौ आपको मिला है, कहां से मिला है, ठीक है, बनावली से मिला है। कहना भारत का ओशनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, ये देखिएगा इंग्लिश में लिख के डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था, इसको बोलते हैं समुद्री, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं समुद्री। और समुद्री नेशनल पार्क जो है वो आपके कहां पर है, तो समुद्री नेशनल पार्क की अगर बात करेंगे तो आपके कच्छ में है। कच्छ कहां पर है, आपके गुजरात में, ठीक है, कच्छ कहां पर है, आपके गुजरात में है, ठीक है, तो कच्छ यानी कि गुजरात में आपके पड़ेगा। तो समुद्री नेशनल पार्क है आपका कहां पर है, कच्छ, ठीक है, और आपके कहां पर है, गुजरात में है। अगर महासागर विश्व महासागर दिवस की बात करेंगे तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। तो विश्व महासागर दिवस कब मनाते हैं, तो 8 जून को हम विश्व महासागर दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि आपके जो आपका महासागर है, विश्व में कितने महासागर हैं, तो महासागर की बात करेंगे 7 महासागर हैं, जिसमें सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर, उसके बाद अगर बात करेंगे तो प्रशांत महासागर के बाद अटलांटिक महासागर, सॉरी 5 महासागर हैं, आपके 7 महाद्वीप है लेकिन 5 महासागर है, ठीक है, प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर आपका आता है, ठीक है, इस तरह, ठीक है। कहना रामसर सम्मेलन संबंधित है, अब पूछ रहा है कि रामसर जो सम्मेलन है वो किससे संबंधित है, जलवायु परिवर्तन से है, कीटनाशक प्रदूषण से है, ओजोन परत के संरक्षण से है, आर्द्रभूमि के संरक्षण से है, ठीक है। ओजोन यानी कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे उत्तरदायी जो गैस होती है उसे हम कहते हैं CO2, या कह सकते हैं वाटर वेपर, यानी कि जलवाष्प कह सकते हैं उसको, तो CO2 बोले या तो जलवाष्प बोले। कीटनाशक प्रदूषण से अगर बात करेंगे, ओजोन परत, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते, 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं, राइट। और अगर आर्द्रभूमि की बात करेंगे तो आर्द्रभूमि दिवस जो है वो कब बनाते हैं, 2 फरवरी को बनाते हैं। और रामसर सम्मेलन किससे होगा, आपके आर्द्रभूमि से होगा, यानी कि किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो 1971 में 1971 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जो ईरान के एक शहर में किया गया, ईरान के रामसर शहर में किया गया, और इसीलिए इसे कहा गया रामसर सम्मेलन। क्या कहा गया, रामसर सम्मेलन। लेकिन भारत इसमें कब शामिल हुआ, तो भारत इसमें शामिल हुआ 1982 से, तो 1982 भारत इसका पार्ट बन गया। तो सबसे बड़ा जो रामसर स्थल है आपका वो क्या है, सुंदरबन नेशनल पार्क। सुंदरबन नेशनल पार्क सबसे बड़ा रामसर स्थल है। और सबसे छोटा की बात करेंगे तो सबसे छोटा रामसर स्थल है आपका रेणुका, जो आपके कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो सबसे बड़ा आपकी सुंदरबन नेशनल पार्क है, और दूसरा आपके आपका रेणुका है, सुंदरबन आपके पश्चिम बंगाल में है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किसको शामिल किया गया था, तो सबसे पहले आपकी चिल्का झील को शामिल किया गया इसमें। तो चिल्का झील को जब शामिल किया गया, कहां पर थी, आपकी उड़ीसा में है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और इसी के साथ में राजस्थान के एक नेशनल पार्क जिसे हम कहते हैं केवला देव, राजस्थान के एक नेशनल पार्क को शामिल किया गया था। तो देखिएगा सबसे पहले रामसर में किसे शामिल किया गया, चिल्का झील को, केवला देव को, जब भारत में, और सबसे बड़ा आपका सुंदरबन, और दूसरे पॉइंट पे आपका रेणुका, ठीक है, दूसरे पॉइंट पे आपका होगा रेणुका, जो कि आपके कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में है। और रामसर से सम्मेलन जो है वो आपके आर्द्रभूमि से संबंधित होगी, तो आर्द्रभूमि संरक्षण से संबंधित है आपका रामसर सम्मेलन, ठीक है। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, आपके समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन मंडल जो पाया जाता है वो आपके समताप मंडल, जो क्या करती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का जो कार्य करती है वो कौन करती है, ओजोन परत करती है। और ओजोन परत की अगर बात हम करेंगे कि ओजोन परत को अगर रखेंगे यहाँ से, तो ओजोन परत में हम कहेंगे कि वो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल में वो ओजोन परत आपकी पाई जाती है, ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास की स्थापना किस वर्ष की गई, तो ये तो सिंपल सा बल्हाना प्रश्न है, कब की गई, 1992, 1992 में स्थापना की गई थी इस संस्थान की, ठीक है। तो 1992 में इस संस्थान की स्थापना की गई थी, ओके, ठीक है।
तो इस संस्थान की जो स्थापना थी वो 1992 में की गई थी। ठीक है, तो इसमें अगर रामसर आपको पता चल गया है कि रामसर जो सम्मेलन है वो आपके इससे संबंधित है, किससे? आपके आर्द्र भूमि से। ठीक है, इसमें थोड़ी सी बात ये रह गई है कि जो ये जो सम्मेलन जो आपका बनाया गया था, ये जो आर्द्र भूमि दिवस है 2 फरवरी को बनाया गया था, तो आर्द्रता कहाँ होगी? मृदा में होगी ना। तो मृदा की जो आर्द्रता है उसे किससे मापते हैं? तो मृदा की जो आर्द्रता है उसे मापते हैं हाइड्रोमीटर से। ठीक है, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। याद रखिए किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मृदा की आर्द्रता जो होती है आपके, उसको क्या करते हैं? मापते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। तो हमने ओवरऑल देख लिया, यानी कि जितना भी हमारा आज हमने 25 प्रश्नों को देखा है, यानी कि एनवायरमेंट से जितने भी आपके 25 जो हमारे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हमने एक विस्तृत डिस्क्राइब कर लिया है। ठीक है, अब हम एक बात आपसे बोलेंगे कि एनवायरमेंट का जो सेशन है, ठीक है, एनवायरमेंट अभी हम स्टडी कर रहे हैं। हमने ज्योग्राफी को कंप्लीट पढ़ लिया है। यहाँ से जितना भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का जो भी प्रीवियस ईयर पूछा अभी तक गया है, ये कहानी हमारी 2011 से लेके 2022 के समथिंग रही होगी। ठीक है, तो ये जो कहानी हमारी यहाँ से जो आपके लिए मैं आपके लिए लगातार एक बेस बना के क्लास को प्रोवाइड करा रहा हूँ। अब हम उत्तर प्रदेश का कुछ टॉपिक वाइज देखेंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज या बोले तो चैप्टर वाइज। तो उत्तर प्रदेश के अब हम चैप्टर को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के अब हम चैप्टर को क्लियर करेंगे और हमारा पहला चैप्टर आपके साथ जो रहेगा वो क्या रहेगा? ठीक है, पहले चैप्टर हम देख चुके हैं, पहले चैप्टर क्लास को भी हम देख चुके हैं। और पहला चैप्टर जो है हमारी भौगोलिक संरचना, यानी कि भौगोलिक स्थिति और उसकी संरचना ये देखिएगा पहला। ठीक है, तो आपका एबी सीरीज चलती रहेगी, हम चैप्टर वाइज सीरीज को भी कंटिन्यू रखेंगे। उसके बाद मैं जल्द ही आपके लिए संविधान की क्लास को प्रस्तुत करूंगा। और जैसे ही हमारा ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंट का जैसे ही हमारा सेशन यहाँ से समाप्त होता है प्रीवियस ईयर प्रश्नों का, वैसे ही हम इसके बाद जो लेके आएंगे, किसका सेशन लेके आएंगे? आपके हिस्ट्री को, हिस्ट्री साइंस का चैप्टर लेके आएंगे। और वो चैप्टर जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं उनके लिए हम चैप्टर वाइज भी स्टडी कराएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो चैप्टर वाइज स्टडी भी वहां से आप लोगों को हम कराएंगे। अच्छा, ये सब हमारा जो पढ़ने का जो तरीका है, ठीक है, वो आपके लिए कैसा लगाता है ये भी आप बताइएगा। तो हमने आपके लिए इतना सब कुछ किया है और उम्मीद है कि आप भी करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। ठीक है, तो आप सभी लोग इसी प्रकार चैनल पर बने रहें। ठीक है, और कंप्लीट आपका जितना भी सिलेबस होगा, जितने भी आपके टॉपिक जो रहेंगे, मैंने आपको सिलेबस भी डिस्कस किया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, लेकिन आपके लिए जितने भी टॉपिक थे यहाँ पर वो सभी मैंने आपको बताए हैं। तो जितना भी हमारा एआरओ और आरओ का सिलेबस और आपका नोटिफिकेशन आ गया है, उत्तर प्रदेश पीसीएस का भी आ गया है आपका नोटिफिकेशन। तो वो नोटिफिकेशन भी यहाँ से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। और मैं आपको लिए जल्द ही इस मंथ के बाद में एक क्लास जो हमारी मॉर्निंग टाइम पर हो सकती है, उस क्लास में हम यूपी पीसीएस के जितना भी आज तक प्रीवियस ईयर प्रश्न पूछा गया है उन सभी को 1 बाय 1 सभी के साथ में डिस्कस करेंगे। जितना भी यूपी पीसीएस में अभी तक का प्रश्न आपसे पूछा गया है या आगे आने वाले टाइम पर वो प्रश्न अगर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो जैसे हिस्ट्री को ऐसे ही करेंगे जैसे हम इस टाइप से जो सीरीज लेके आ रहे हैं। तो इसका हमने टारगेट भी आपके लिए सेट किया है, या आप पीसीएस के लिए देखें, आरओ एआरओ के लिए देखें, आने वाले आपके उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्जाम हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए इसको अगर क्वालिफाई करना है आप लोगों को तो आपको ये देखना ही देखना होगा। ठीक है, इससे हम हट नहीं सकते, इससे हम बच नहीं सकते। और ये सीरीज आपके लिए
वो रामबाण साबित होने वाली है, जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमको इतना मैटर इतनी सहूलियत से हमको मिलेगा। ठीक है, आपको जो स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इससे आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ में, व्हाट्सएप, फेसबुक, किसी से भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आपको पीडीएफ जो मिलेगी वो आपको इसी नंबर से आपको मिलने वाली है पीडीएफ। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। और अगला वीडियो एनवायरनमेंट का बहुत ही जबरदस्त रहने वाला है, तो बिल्कुल आप जुड़ना ना भूलें 4 बजे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू।